बने हुए हैं, कुछ बाद में बने हैं। सरकार साजिश कर रही है, जैसे प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए उन्हें बेचने की तैयारी है। इसी तरह मैं आपसे कहना चाहता हूं, इंटरमीडिएट स्कूलों की जमीन पर नजर भारतीय जनता पार्टी की है। और जितने भी संस्थाएं समाजवादी सरकार में बनी थी, IIIT यहां बना था, IIIT नहीं चला रहे सरकार, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को लेना देना नहीं पढ़ाई से कुछ। उनसे पूछे IIIT क्या होता है, वो IIIT के बारे में नहीं बताएंगे, ना कहेंगे किसी से। IIIT लखनऊ में IIIT समाजवादियों के समय पे बन गई। संस्कृति स्कूल बंद कर दिया। कोई भी सरकारी स्कूल बोल रहा हूं मैं, सैनिक स्कूल नहीं बना पाए, पीपीपी पे बना रहे अपने लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए। तो ये जो बोला था स्कूटी देना, हो सकता है स्कूटी में इनके वो बात न बन रही हो, जिस वजह से कूटे गए MLC, इसलिए स्कूटी नहीं आई है। जिस दिन बात बन जाएगी बंटवारे की, उस दिन स्कूटी आ जाएगी। सर कई बार कूटे जाएंगे MLC। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो ईरान में फंसे हैं अभी तक लोग। मेरी सरकार से कल भी अपील थी, आज फिर मैं अपील करता हूं कि जो छात्र और जो नौकरी करने वाले लोग, जो मजदूर या रोजगार के लिए वहां गए हैं, जिस जगह भी वॉर हो रहा है और उस क्षेत्र में अगर फंसे हुए हैं, तो भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनको लेकर के आए। और नहीं तो प्रधानमंत्री उधर ही बगल में गए हुए हैं, किसी एयरपोर्ट पे उतर जाए, सबको लेते हैं सर इजराइल। और आप सोचिए, अहमदाबाद में जो एक्सीडेंट हुआ है, अभी तक किसी का इस्तीफा नहीं हुआ। ये जो कुछ हुआ है, सोचो एक पल वो जीवित थे और दूसरे पल वो नहीं जीवित थे। इतने सेकंडों में, कम सेकंड में जीवन खो दिया लोगों ने, उनके परिवार के सदस्य चले गए। और ये साथी ये सवाल पूछेगा, एक बहुत बड़े महानगर से सुबह सुबह मुझे एक बहुत ही प्रतिष्ठित वैश्य समाज के उन्होंने व्हाट्सएप भेजा मुझे और कहा कि ये न्यूज़ देखिए, इस न्यूज़ में यह है कि केवल समाजवादी पार्टी मुस्लिम बेटियों को ही कन्याधन या मदद करेगी। तो मैंने कहा ये कहां से न्यूज़ चल रही है? तो उन्होंने कहा ये ग्रुप है। तो बहुत सी बात करने के बाद, उन्हें भरोसा दिलाने के बाद, मैंने उनसे ये कहा कि ऐसा करिए, आप जो व्हाट्सएप ग्रुप से ये मैसेज आ रहे हैं उनका मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिए, नंबर मत भेजिए। यकीन मानिए मेरे पास 3 स्क्रीनशॉट भेजे उसमें, और जो तीनों स्क्रीनशॉट में जो ग्रुप्स बने हुए व्हाट्सएप में, उसमें बने हुए BJP/RSS, और उनसे आ रही है वो न्यूज़। और मैं तो आपसे कहूंगा, शायद मुझे नहीं उन ग्रुप्स में जोड़ पाऊंगा या जुड़ पाऊंगा मैं, आप लोग तो सब जानते हैं बात। और कोई आपके पास बहुत कट्टर बीजेपी का समर्थक हो, उससे अपनी चाय पिला के या बर्गर खिला के या उससे दोस्ती बढ़ा करके एक बार उसके व्हाट्सएप ग्रुप देख लीजिए, आपको पूरी सच्चाई सामने आएगी। सर 2027 का चुनाव में पीडीए का फार्मूला कितना सफल रहेगा? और 2 शब्द सर जातीय जनगणना पर भी आपका विचार। पीडीए का ये फार्मूला नहीं है, ये पीडीए गठबंधन इमोशनल गठबंधन है, ये भावनात्मक गठबंधन है। जो पीड़ित है, दुखी है, जो अपमानित है, वो पीडीए में है। और आज मुझे खुशी है कि पीडीए में पसमानदा लोग भी हमारे साथ हैं, और पसमानदा समाज और जाति जनगणना के पक्ष में हम लोग हैं। समाज की सही तस्वीर आए, जनगणना हो, कौन कितना गिनती में है वो आए। और याद कीजिए, हम लोग इसी जगह पर कहते थे और प्रेस में कहते थे, समाजवादियों की सरकार बनेगी तो 3 महीने में जाति जनगणना करा कर दिखा देंगे। तो आज टेक्नोलॉजी है, आज संसाधन है, आज कम समय में चीजें हो सकती हैं, और उसके बाद बहुत सारी पॉलिसीज फ्रेम हो सकती हैं, जिससे हम अपने गरीब और पिछड़े लोगों को, पीडीए समाज के लोगों को उनका लाभ दे सकेंगे योजनाओं में। अखिलेश जी, पंचायत चुनाव आ गए हैं, पंचायत चुनाव 26 में क्या तैयारी है? हमारी पंचायत चुनाव में पूरी तैयारी है और हमारी पार्टी में हम लोग बैठक कर लेंगे। लेकिन बीजेपी रिसर्च कर रही है, सुनने में आया कोई बहुत बड़ा कंसल्टेंट हायर किया गया है। अभी लगभग 52,000 ग्राम पंचायतें हैं, वो सोच रहे हैं बढ़ाएं कितनी, जिससे कि हमारा वोट गड़बड़ हो जाए।
कैसे तिगड़म करें, क्योंकि प्रधानी का चुनाव बड़ा टेक्निकल होता है और बड़ा जमीनी चुनाव होता है। तो ग्राम सभाएं बढ़ा करके या इधर उधर कर करके क्या उससे लाभ हो सकता है पॉलिटिकल, वो बूथ वाइज मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, बूथ ग्राम सभाएं मैपिंग कर रहे हैं, जाने क्या क्या एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। पंचायत चुनाव को देखते हुए वो अरे एआई का इस्तेमाल करें तुम्हें पता ही नहीं है क्या होता है। तो मतलब ये मोबाइल और एआई जानते नहीं। मैं कह रहा हूँ वो लोग कहाँ बूथ पे हमें वोट मिला है, किस ग्राम सभा में है, उसमें क्या ऐसा करें कि यहाँ पर समाजवादियों का वोट गड़बड़ा जाए, उसकी वो टेक्नोलॉजी से तैयारी कर रहे हैं। आपको लगता है कि जनगणना ये सही कराएंगे? अभी तक तो कोई काम सही किया ही नहीं इन्होंने, तो इससे क्या उम्मीद करोगे आप? जो लोग सीसीटीवी पे पकड़े जा रहे हो, कैमरे में पकड़े जा रहे हो। अखिलेश जी बदायूं में निगेटिव बातें मत रखा करो, मैं चंडीगढ़ की बात कर रहा हूँ। आप लोग नकारात्मक बातें मत रखिए। अखिलेश जी बदायूं में कर्तव्य पटेल की जिलाधिकारी रोड पर मुख्यमंत्री जी के स्वजातीय लोगों ने हत्या कर दी, 3 दिन हो गए, अभी अपराधी दिन दहाड़े हत्या की है। अपराधी अभी तक मैं नहीं बदायूं में जो अन्याय हुआ है पटेल समाज के नौजवान के साथ, उसको न्याय मिलना चाहिए और जो दोषी उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और सरकार में कई जगह हमें देखने को मिल रहा है जो सरकार से करीब लोग हैं, उनके लिए कानून व्यवस्था कुछ है ही नहीं, वो कानून व्यवस्था नहीं मानते, और उसी का परिणाम ये है कि देखो एमएलसी कूटे गए और बाजार तक पहुंच प्रदान करना पड़ेगा। बाजार तक कैसे पहुंचना? वहीं जहां वो मेहनत करते हैं और अपना कारोबार चलाते हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर भी कई समस्याएं आती हैं जिसका उन्हें सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य समस्याएं, बुनकरों को लंबे समय तक बैठकर के काम करने से स्वास्थ्य समस्याएं आती हैं। लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठकर काम करने से पीठ और गर्दन में दर्द आता है। बुनकरों की आंखों की समस्या, जैसे कि आंखों में तनाव, धुंधलापन और आंखों की रोशनी कम होना होता है। धूल और रेशों के कणों के कारण उनको सांस लेने की समस्या, अस्थमा जैसी समस्या, बीमारी, ब्रोंकाइटिस की बीमारी का सामना करना पड़ता है बड़े पैमाने पे लोगों को। और क्योंकि लगातार धूल और रेशों के कणों के बीच में रहते हैं, तो मांसपेशियों में दर्द और थकान होती है। खासकर हाथ और कंधों पर बड़े पैमाने पर उन्हें नुकसान होता है, तो उनकी ये जो स्वास्थ्य की समस्या है वो भी दिखाई देती है। वहीं जहां हमारा सब कुछ बदल रहा है, बाजार बदल गया, बाजार में तरीके बदल गए। अभी कुछ दिन पहले एक बहुत ही बड़े चैनल पे मैं देख रहा था कि एक देश जो अपनी फैशन डिजाइन, उसके कारोबार में दुनिया में सबसे ज्यादा उसका नाम है। फ्रांस जैसे देश में जो डिजाइन है, जो उनकी अपनी फैब्रिक पे जो उनका कमांड है, कंट्रोल है, और उनमें जो फैशन और डिजाइन के लिए जो काम होता है, शायद दुनिया में उनसे बेहतर काम नहीं हो पाता उस देश से। उनके सामने भी संकट है चीन जैसे देश का। तो जो हमारे प्रदेश के, देश के कारोबार करने वाले लोग हैं, जब समय समय पर हम स्वदेशी की बात सुनते हैं, और कई राजनीतिक दल जो अपने आप को नेशनलिस्ट बोलते हैं, कुछ दिन पहले स्वदेशी नारा देते थे, हमारे बाजार को पूरा विदेशियों से कब्जा करा करके, एफडीआई के बहाने, इन्वेस्टमेंट के बहाने, या उन विदेशी कंपनियों को बाजार देने के लिए पॉलिसी बना करके, उनको खास इंसेंटिव और टैक्सेस में छूट दे करके, जब पूरा बाजार उनके हाथ में चला गया, कब्जा हो गया, तो फिर वही संस्थाएं, वही पॉलिटिकल सोच के लोग फिर स्वदेशी की बात करने लगे। इसलिए हमें जरूरत है कि प्रशिक्षण, तकनीकी समस्याओं का समाधान हो। बुनकरों के नए डिजाइन और तकनीक के बारे में जानकारी नहीं होती है, जिससे वो अपने प्रोडक्ट्स को आधुनिक नहीं बना पाते हैं।
इसे समय समय पर ट्रेनिंग है, सरकार को ट्रेनिंग का काम करना चाहिए। मुझे याद है समाजवादी सरकार में अर्मिस जैसी सबसे बड़ी कंपनी दुनिया की जो फैशन और डिजाइन में है, जो लग्जरी डिजाइन में है, उसके कारीगरों को ट्रेनिंग देने की इंस्टीट्यूशन और ट्रेनिंग दिलाने की इंस्टीट्यूट बनाई गई थी। सरकार गई तो वो भी बंद हो गई। बुनकरों को नए डिजाइन, टेक्नोलॉजी और बाजार की मांग के अनुसार प्रशिक्षण मिलना चाहिए। पुरानी तकनीक का उपयोग करते हैं जिससे उनकी उत्पादकता और गुणवत्ता प्रभावित होती है। परंपरागत बुनकरों को नए डिजाइन और फैशन ट्रेड की जानकारी नहीं होती है जिससे वो अपने प्रोडक्ट्स को आकर्षक नहीं बना पाते हैं। मॉडर्न मशीन और एडवांस टेक्नोलॉजी की सुविधा नहीं होती है जिससे उनकी प्रोडक्शन की क्षमता पर बुरा असर पड़ता है। गुणवत्ता नियंत्रण के बारे में जानकारी न होने के बारे में क्वालिटी भी प्रभावित होती है। तो ये तमाम जो उनकी समस्या, उनके समाधान को लेकर भी हम लोग आने वाले कारोबार बढ़े, प्रदेश की तरक्की और आगे बढ़े। जब हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी तो बड़े पैमाने पे हम लोग रोजगार भी देने में कामयाब होंगे और नौकरी देने में भी कामयाब होंगे। कच्चे माल की समस्या है। बुनकरों को कच्चे माल की जो उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है उसका सामना करना पड़ता है जिससे उनका काम भी बड़े पैमाने पर प्रभावित होता है। कच्चे माल की क्वालिटी कम होने से बुनकरों के उत्पादों की क्वालिटी में भी प्रभावित होती है क्योंकि जब रॉ मटेरियल अच्छा नहीं है और सुनने में आ रहा है कि पड़ोसी देश वो भी रॉ मटेरियल में बड़े पैमाने पर कब्जा कर लिया है। जो लोग स्वदेशी नारा दे रहे हैं उनको भी इस तरह सोचना पड़ेगा, उनकी सरकारों को सोचना होगा। बुनकरों को कच्चे माल की सप्लाई चेन में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जैसे कि देरी से आपूर्ति के लिए अनियमितताएं, कभी माल मिलना कभी नहीं मिलना, ये भी बहुत संकट बड़े पैमाने पर पैदा हो जाता है बुनकर भाइयों के सामने। इसलिए उनकी समस्याओं के समाधान के लिए समय आने पर हम लोग काम करेंगे। और इन बातों को मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हमारी मुख्यमंत्री को समझते नहीं इन बातों को। बाजार की समस्या है, बुनकरों को अपने उत्पादों के लिए डायरेक्ट मार्केट नहीं मिल पाता है। ये जो ऑनलाइन जो नया जमाना आ गया है, ऑनलाइन, इसने भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। बुनकरों को अपने उत्पादों के लिए बाजार तक पहुंच नहीं मिल पाती है जिससे उनकी बिक्री नहीं हो पाती है और जो बिचौलिया होते हैं वो उसका लाभ उठाते हैं। बुनकरों का अक्सर मदरसा वही बिचौलिया शोषण करते हैं, उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा छीन लेते हैं, उनकी आय प्रभावित होती है और बाजार की भी उन्हें समय पे जानकारी नहीं होती जिसकी वजह से उन्हें जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। अभी यही तय किया हम लोगों ने कि उनके और हमारे साथियों के सुझाव आएंगे, उनकी समस्या आएंगी तो उनके समाधान के लिए हम लोग काम करेंगे और एक डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे जो आने वाले समय में हमारे समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में शामिल होगा। गेहूं खरीद हो ही नहीं रही है। उस समय भी हम लोगों ने आपको बताया था कि सरकार गेहूं की खरीद कहीं की नहीं है और सरकार के हर आंकड़े गलत होते हैं। उन्होंने 20% भी गेहूं की खरीद नहीं की है, सरकारी खरीद। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री हवाई यात्रा पर निकले थे फसलों को देखने के लिए, मक्का की और तमाम फसलों को देखने के लिए हवाई यात्रा पर निकले थे। बताइए, जो लोग किसानों का सामना नहीं कर सकते वही तो हवाई यात्रा करेंगे। हमारे पहले मुख्यमंत्री हैं जो फसल को हेलीकॉप्टर से देखने निकले थे और फसल को देखने के बाद एक भी केंद्र नहीं बना। अभी सरकार बता रही है कि हम एमएसपी पे खरीद रहे हैं मक्का या और फसलें। हम उदाहरण के लिए पूछना चाहते हैं, कन्नौज में बता दो कहां केंद्र खुला है। जो हवाई यात्रा आपने की, जिस रूट पे आपका हेलीकॉप्टर गया होगा, कहीं एक केंद्र बना हो तो बता दें आप। दूध उत्पादन तो हो ही नहीं रहा है प्रदेश में और जो सहयोग जो सरकार की तरफ से मदद मिलती थी उसको भी बंद कर दिया उन्होंने। काऊ मिल्क प्लांट पहला बना था उत्तर प्रदेश का। काऊ मिल्क प्लांट के प्रोडक्ट बनाने के लिए काऊ मिल्क प्लांट पहला बना था उत्तर प्रदेश में, वो भी सरकार ने बंद कर दिया। मेले तो बंद कर ही रही है सरकार, ये भी बंद कर रही है। आज हमारे बुनकर भाई आए हैं,
जिस तरीके से ये सौहार्द का ताना बाना बुनते रहे हैं, भविष्य में भी वो सौहार्द का ताना बाना बुन करके इस समाज को भाईचारा, दूसरे के प्रति प्रेमता और बढ़ाने का काम करेंगे। बिजली महंगी होने जा रही है और जब रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है अगर वो अप्रूवल दे देगी जो सरकार का प्रस्ताव है, तो बिजली का बिल बहुत सारे लोग हम लोग नहीं दे पाएंगे। संकट आएगा कि मोबाइल भी कैसे चार्ज करें। ये सरकार महंगाई, बेरोजगारी लगातार बढ़ा रही है, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। और सुनने में आया है भ्रष्टाचार और जमीन में तो भारतीय जनता पार्टी मिली हुई है ही उसमें। उनके एक किसी एमएलसी को भी कूट दिया गया है, कूट गए हैं। अगर किसी पत्रकार में वीडियो हो तो हमें भी पहुंचा देना। मैं एक बार फिर अनीस मंसूरी जी का और उनके सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अपने प्रेस के साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कानपुर का एक मामला है। कानपुर में एक सीएमओ के तबादले को लेकर डीएम और सीएम आमने सामने थे। उसमें जो विधानसभा के स्पीकर हैं वो कूद गए हैं। एक तरफ डीएम सीएमओ के भ्रष्ट होने के आरोप लगाकर शासन को लेटर लिख रहे हैं। विधानसभा के स्पीकर ये कह रहे हैं नहीं ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, भ्रष्ट नहीं है। और दो विधायक सरकार के स्पीकर के अगेंस्ट में लेटर लिख रहे हैं। एक सीएमओ को लेकर डीएम और स्पीकर आमने सामने, और उसके बाद स्पीकर के आमने सामने दो एमएलए। पहले तो हम लोग सुनते थे डीसीएम और ओसीएम में लड़ाई है, आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर, डीसीएम डिप्टी चीफ मिनिस्टर। जो डबल इंजन की सरकार थी तो डबल इंजन टकराने लगे, उनके डब्बे टकराने लगे, अब गार्ड के डब्बे भी टकराने लगे। आउट गोइंग सीएम, जो सीएम है वो बाहर जा रहे हैं, उसमें क्या है? आउट गोइंग सीएम। अखिलेश जी 2027 को लेकर जवाब नहीं दिया उसका सीएम वाला। नहीं, वही जो इंजन टकरा रहे थे, डब्बे टकरा रहे थे, तो अब सब टकराएंगे और उसी का परिणाम देखिए ना। कोई कूटा जा रहा है, कोई पीटा जा रहा है। कौशाम्बी जैसी जगह पर जहां पर दो डिप्टी सीएम ने माहौल खराब कर दिया, किसी को न्याय नहीं मिलने दे रहे। ये जो हैं सरकार में बैठे लोग, ये न्याय नहीं देने दे रहे हैं। जिन्होंने संविधान की शपथ ली है वो किसी भी पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलने देना चाहते। और अभी हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी उस परिवार से मिलने जाना चाहते थे। पुलिस है इनके पास, पुलिस लगा दी, नहीं जाने देंगे आपको। अब आप एक्सरसाइज करिए, भागने दौड़ने की, चोरी छिप करके जाइए तो आप जा सकते हैं। अखिलेश जी, स्वास्थ्य मंत्री जी बोलते हैं कि प्रदेश में स्वास्थ्य जो व्यवस्था है वो बहुत बेहतर है, लेकिन वहीं महुआ जिला अस्पताल में जो है एक पेशेंट को जो है कोयले का घोल दिया गया और कहा गया कि यहाँ दवाई नहीं है। ये कोई नया ऐसा नहीं हो रहा है। सुल्तानपुर में दर्द या चोट किस पैर में थी, किस हाथ में, और लगा दिया किस हाथ में प्लास्टर। विधानसभा चुनाव 2027 नई बात है। अच्छा, जो है भी मान लो जिसका जो काम है वो काम ही नहीं कर रहे हैं। हमारे ओसीएम साहब का काम क्या है? सबसे प्रिय काम क्या रहा? पूजा पाठ। और दूसरे का काम क्या था जो स्वास्थ्य विभाग जिनके पास? कभी हमारे हाथा वालों से पूछ लेना। विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर जो इंडिया, क्या उम्मीद करोगे? इंस्टीट्यूशन चलेंगी। अब सर सोचिए, रिजल्ट आ गया है, अभी नए बच्चे आएंगे एमबीबीएस के, उनको एडमिशंस होंगे, नया बैच ऊपर पहुंच गया, मतलब पुराना बैच ऊपर पहुंच गया होगा, नया बैच आएगा। आपके मेडिकल बंदा समाज के सभी सम्मानित प्रतिष्ठित साथी, इसीलिए कह रहे तुमसे, मुख्तार मंसूरी जी, अंजुम अली एडवोकेट जी, वसीम रायनी साहब, महबूब आलम अंसारी जी, दौलत अली घोसी जी, शेख सलाहुद्दीन साहब, शहर आलम कुरैशी जी, तहसीन मंसूरी जी, शाहीन मंसूरी, मोइन अहमद राइन जी, सना परवीन, यश भारती से सम्मानित बहुत ही प्रतिष्ठित हमारे कवि शायर दीन मोहम्मद दीन साहब, शादाब कुरैशी जी, डॉक्टर फाजिल, अनवार अहमद, अन्नू जी, कदीम आलम और बड़ी संख्या में
पसंदीदा समाज के प्रदेश के सभी आए हुए हमारे पदाधिकारी और जिम्मेदार नेता कार्यकर्ता, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ हम अपने प्रेस के लोगों का भी बहुत धन्यवाद देते हैं कि हर दिन हमें और आपको मिलने का मौका मिलता है। अभी जब हम लोगों की बातचीत हो रही थी तो बहुत सारे सुझाव, जहां राजनीतिक सुझाव हमारे पास आए, वहीं उनकी जो समस्या है उनके बारे में भी उन्होंने हम लोगों को जानकारी दी। हमारे साथ जितने भी साथी बैठे हैं, अनीस मंसूरी जी, उनके सहयोगी साथियों को मैंने भरोसा दिलाया है कि समय आने पर और हमारे साथ जो लगातार आपका सहयोग और मदद मिल रही है, समय आने पर हम लोग आप लोगों को साथ जोड़ करके राजनीतिक सम्मान करके आगे बढ़ाने का भी काम हम लोग करेंगे। वहीं जो इनके साथियों के जो काम का जो कारोबार की समस्या है उसके बारे में भी जानकारी दी। जो आर्थिक समस्याएं हैं हमारे बुनकर, कारीगर और पसमानदा समाज के, अक्सर कम मजदूरी मिलती है उन्हें, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति लगातार नीचे जाती है। कम मजदूरी मिलने से, कम आय होने से उनके जीवन स्तर में लगातार कमी हो रही है। अनियमित आय होने से भविष्य की योजना नहीं बना पा रहे हैं। अगर उनकी आय नियमित नहीं है तो भविष्य के बारे में वो कैसे सोचें, भविष्य के बारे में भी कोई योजना नहीं बना पा रहे। बिचौलियों द्वारा लगातार उनका शोषण हो रहा है और इनके कमाई का बड़े पैमाने पर हिस्सा बिचौलियों के हाथ में चला जाता है और वो हमारे बुनकरों के हाथ में या कारीगरों के हाथ में या पसमानदा समाज के हाथ से, उनके हाथ से छिन जाता है। बुनकरों के पास अक्सर पूंजी की कमी होती है, जिससे काम कारोबार बढ़ा नहीं पाते। अगर उनके पास पूंजी हो या इंस्टीट्यूशंस जो हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको सपोर्ट करें तो कारोबार उनका और बड़े पैमाने से बढ़ सकता है। बुनकरों को अपने बनाए कपड़ों के लिए बाजार की अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी खरीद फरोख्त और आमदनी पर बुरा असर पड़ता है। जो हम लोगों ने सेंटर्स भी बनाए थे या सरकार की जो संस्थाएं भी हैं, वो उतना सहयोग मदद नहीं कर पा रही जितना उन्हें करना चाहिए, जिसकी वजह से उनके आर्थिक स्थिति का बहुत तरक्की और खुशहाली की ओर नहीं जा पा रहे हैं। आर्थिक समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार और अन्य संगठनों को बुनकरों के लिए विशेष योजनाएं और कार्यक्रम चलाने होंगे, जैसे कि न जाने कितने डॉक्टर और उनके परिवार के सदस्यों ने जान चली गई, उन्होंने अपने परिवार के लोग खो दिया। उनका तो नाम ही नहीं आ रहा है सर। इसलिए आप सोचिए, वो आंकड़े भी छिपाए जा रहे हैं। हम पुलवामा में इस्तीफा नहीं मांग रहे थे, पहलगांव में इस्तीफा नहीं मांगा, लेकिन कम से कम सरकार को और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सर, उनका कहना है कि एक्सीडेंट है। अमित शाह जी कह रहे हैं एक्सीडेंट। मैं ये नहीं जानता हूं कि कौन क्या कह रहा है, लेकिन ये कोई इतना सेफ एयरक्राफ्ट जिसको माना गया, दुनिया मानती थी, हम उस बहस में नहीं उलझना चाहते, लेकिन जिम्मेदारी सरकार की बनती है। बहुत सी बातें कही जा रही हैं कि जब से ये प्राइवेटाइज हो रहा है तब से चीजें लोगों को हटाया जा रहा, अपने लोगों को नौकरी दी जा रही थी। कहीं कोई ये वजह तो नहीं थी कि अपने लोगों को नौकरी देने की वजह से इनकॉम्पिटेंट लोगों को वहां बैठा दिया गया। ये कोई सामान्य इशू नहीं है। सोचिए, हम और आप विजुअल्स देखते हैं, हवाई जहाज में नहीं बैठ सकते आप, जहां दिन रात हम लोग चलते थे। सोचिए कितना अनसेफ, मतलब कितनी पैदा कर दी उन्होंने, शंकाएं कितनी पैदा कर दी, आशंकाएं पैदा कर दी। डायलिसिस पे मर गया, अभी तक उसका किसी का इस्तीफा नहीं हुआ वहां पे। ये सरकार है, सबको मार देगी और खुद चलते रहेगी, सरकार चलाते रहेगी। सर, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। भैया अभी नहीं उठना नहीं। बात कही, पसमानदा समाज एक जमाने से आरक्षण और कब्जी ठाकुर के रिपोर्ट को लागू करने की मांग कर रहा है। प्रधानमंत्री ने भी पसमानदा मुस्लिम की बात कही थी।
आपकी सरकार आएगी सर, आरक्षण देंगे क्या? वो रिपोर्ट आपको याद होगा समाजवादी सरकार बनी थी तो नेताजी ने कहा था 20% हम लोग उनको सुविधाएं देंगे और दे करके दिखाया था। हमारी आप लोग मिलकर के सरकार बनाओ, हम लोग खुशहाली और तरक्की के लिए जो भी फैसला लेना होगा लेंगे। अखिलेश जी 21 जून को योगा दिवस मनाने जा रही है सरकार, लेकिन कोई पार्क नहीं बना, योगा करेगी कौन? क्या मतलब? 21 जून को सरकार योगा दिवस मनाने जा रही है। मेरा आपसे और सरकार से ये निवेदन है, लाइव मत दिखाना योगा के सरकार। और अगर कोई योगा करने आए तो आज ही से प्रैक्टिस शुरू कर दे, जिससे कि लाइव कैमरे में कुछ गड़बड़ योग ना हो जाए। और देखिए आपको मैं बता दूं, हालांकि ये खुशी की बात है, समाजवादियों को इस बात की खुशी है कि समाजवादियों ने जो ओपन स्पेस दी है या जो पब्लिक प्लेसेस क्रिएट किए हैं, लोहिया पार्क है, जिनेशियस पार्क है आपका, या आपका पुराने लखनऊ में जो ओल्ड इलाका था, हेरिटेज इलाका, जिसको हमने अच्छा किया, ये वही जगह है जहां पर बड़े पैमाने पर लोग योग करने आते हैं या एक्सरसाइज करने आते हैं। और ये रिवर फ्रंट, मैं आज फिर कहता हूं आपसे, देश का सबसे अच्छा रिवर फ्रंट है ये, देश का। और इतने अच्छे और इतनी क्वालिटी के और इतनी वैरायटी के ट्रीज फ्लावरिंग वाले कहीं नहीं है जहां ब्लूमिंग सीजन देख सके। आपके रिवर फ्रंट पे था, गुजरात के भी रिवर फ्रंट से अच्छा है, लेकिन पता नहीं अच्छा काम इन्हें अच्छा नहीं लगता है। वहां पर फुब्बारे चोरी हो गए। इस सरकार में फुब्बारा चोर कौन है? आखिर कौन है फुब्बारा चोर इस सरकार में? और जो मोटर बोट सुनने में आया था कि कोई चलेगा स्कूटर, उनको मास्क लगा के, इतनी बदबू है उसके अंदर, क्योंकि ये साफ ही नहीं करना चाहते। और नमामि गंगा, गंगा सफाई के नाम पर कितना पैसा साफ कर लिया, बजट साफ हो गया। काली नदी का जो चित्र दिखाया एक साथी ने, पूरी गंदगी काली नदी की मिल रही गंगा में। आखिर कौन जिम्मेदार है इसके लिए? काली नदी का साफ न होना, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हिंडन नदी का साफ न होना, उसके जिम्मेदार कौन है? यमुना नदी साफ नहीं, उसका जिम्मेदार कौन है? कानपुर में